नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में विभिन्न आयोगों पर चर्चा कर रहे थे और आयोग में आज अपन देखेंगे राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग। देखिए, सबसे पहले किसी भी आयोग के बारे में हम ये देखते हैं कि बताओ ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। तो कैसे बताओ? गैर संवैधानिक है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। गैर संवैधानिक बोल दो, सांविधिक बोल दो, ठीक है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरा, राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि इस आयोग का गठन कब हुआ। गठन पूछ सकते हैं 15 मई 1999। 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन हुआ। मुख्यालय पूछ सकते हैं, तो मुख्यालय कहाँ बताओ? जयपुर में। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। कैसा निकाय है? बहुत सदस्यीय निकाय है। कैसा निकाय है? बहुत सदस्यीय। इसका मतलब है इसमें एक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष होती है और 4 सदस्य होते हैं सचिव सहित, तो टोटल 5 लोग होते हैं। तो बहुत सदस्य निकाय है। कैसे बताओ? सचिव को छोड़ देते 1+3 होते हैं, सचिव सहित 1+4 होते हैं, ठीक है। तो बहुत सदस्य निकाय। कैसे बताओ? बहुत सदस्य निकाय। फिर इसमें एक अध्यक्ष होता है, बाकी सदस्य होते हैं। उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार का मतलब है मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तो ये पूछ सकते हैं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, यानी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार का मतलब मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती, ये ध्यान रखें। नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। तो ये तो हो गई नियुक्ति की बात। नियुक्ति के बाद होता कार्यकाल। तो कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। 3 वर्ष से कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र भी दे सकते हैं। तो त्यागपत्र किसको देंगे? राज्य सरकार के नाम दिया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री के नाम दिया जाएगा। त्यागपत्र भी किसको? राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री के नाम दिया जाएगा। इनको हटाया भी जा सकता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, उससे पहले हटाया भी जा सकता है। तो हटाए कौन बताओ? मुख्यमंत्री द्वारा। इनको हटाया किसके द्वारा? राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री द्वारा इनका हटाया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना। बैठक कितनी होती है? महिला आयोग की बैठक, ठीक है, महिला आयोग की बैठक की बात करें, ठीक है, तो 2 माह में कम से कम 1 बार बैठक होनी चाहिए। 2 माह में 1 बार, कम से कम 2 माह में 1 बार तो बैठक होनी चाहिए। 2 माह में 1 बार तो बैठक होनी चाहिए। और गणपूर्ति कितनी होती है? यानी बैठक के लिए कितने लोग कम से कम होने चाहिए? तो गणपूर्ति यानी 3 होती है। गणपूर्ति कितनी होती है? 3। कम से कम 3 लोग बैठक में होने चाहिए, तभी बैठक की शुरुआत होती है, ठीक है। गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो राज्य महिला आयोग की यदि बात करें, इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। राज्य महिला आयोग का काम क्या है? महिलाओं से संबंधित, महिलाओं के अधिकार संबंधी मामले, महिलाओं का उत्पीड़न संबंधी मामले की ये सुनवाई करता कौन? राज्य महिला आयोग। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक है, परामर्शकारी है। ये सरकार को परामर्श देने का कार्य भी करता है। तो राज्य महिला आयोग के बारे में महत्वपूर्ण बातें, कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक है, संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। गठन कब हुआ? 15 मई 1999 को हुआ। मुख्यालय कहाँ इसका? जयपुर है, ठीक है। और पूछ सकते हैं कैसा निकाय? बहुत सदस्य निकाय है। नियुक्ति राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। कार्यकाल 3 वर्ष होता है। त्यागपत्र भी मुख्यमंत्री को, हटाता भी मुख्यमंत्री। बैठक 2 माह में कम से कम 1 बार बैठक होनी चाहिए। गणपूर्ति कितनी होती है? 3। राज्य महिला आयोग की पहले अध्यक्ष कौन थी? राज्य महिला आयोग की पहले अध्यक्ष कांता कथूरिया। और अभी कौन है? तो रेयाज चिश्ती, ठीक है। तो अभी आपसे पूछेंगे रेहाना चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती, पूरा इनका नाम है, ये है। तो वर्तमान और पहले आपको ध्यान होना चाहिए। थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूं। राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग कैसा निकाय? गैर संवैधानिक है, यानी सांविधिक निकाय, संविधान में उल्लेख नहीं है। परामर्शकारी निकाय है, ये जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता। ये सरकार को सलाह या परामर्श देता है, जांच कर सकता है किसी मामले की। महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ है, ठीक है, महिलाओं का यदि मान लीजिए किसी प्रकार महिलाओं के प्रति अत्याचार हुआ है, तो उनकी जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता। गठन याद रखना 15 मई 1999 को, और मुख्यालय कहाँ है? जयपुर है। देखो, राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3 के तहत इसका गठन हुआ। धारा 3 की इसमें संरचना, तो इसकी संरचना का उल्लेख राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3 में इसकी संरचना है। संरचना में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, सचिव सहित। किसी विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं है। ऐसा नहीं अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए,
महिला आयोग का या सदस्य बनने के लिए कोई विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं है, बस महिलाओं संबंधी मामलों का जानकार होना चाहिए। बताओ, आयोग के सदस्यों में एक महिला SC/ST से होनी चाहिए और एक महिला OBC की होनी कंपलसरी है सदस्यों में से। और जो महिला आयोग की सचिव होती है वो RS रैंक की होती है। इसमें अध्यक्ष और सदस्य के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं कि अधिकतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए, न्यूनतम कितने की होनी चाहिए। ठीक है। नियुक्ति, यदि बात करें नियुक्ति कौन करती है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है नियुक्ति। नियुक्ति के बाद कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष होता है अध्यक्ष और सदस्यों का। ठीक है। त्यागपत्र, कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र राज्य सरकार को दिया जाता है, मुख्यमंत्री को दिया जाता है। बैठक कम से कम 2 महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए और गणपूर्ति 3 व्यक्ति होने चाहिए अध्यक्ष सहित। इनके वेतन भत्तों का निदान भी राज्य सरकार करती है। पद से हटाना, मुख्यमंत्री या राज्य सरकार नियुक्त करता तो वही पद से हटा सकता है। लगातार 3 बैठक से अनुपस्थित रहने पर किस किस कारण से पद से हटा सकते हैं, पद से हटाने के कारण क्या क्या है, तो लगातार 3 बैठक से आप अनुपस्थित है तो आपको पद से हटाया जा सकता है। दिवालिया हो जाए, कार्य करने में असमर्थ, भ्रष्टाचार, मानसिक रूप से विकृत हो जाए, इन आधार पर आपको अध्यक्ष और सदस्यों के पद से हटाया जा सकता है। वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाती है। वार्षिक रिपोर्ट किसको बताओ, राज्य सरकार को सौंपी जाती है। और इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है महिला आयोग को। कार्य क्या है, ठीक है, तो देखिए, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अनुचित कृत्यों की जांच करना। यदि महिलाओं के खिलाफ किसी प्रकार के अनुचित कृत्य है तो उनकी जांच करती है। राज्य सरकार को कार्रवाई है तो अनुरोध करती है। राज्य सरकार 3 माह में इसकी रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई ये बताती है। ठीक है, तो बताओ इसके कार्य, राज्य महिला अधिनियम 1999 की धारा 11 में इसके कार्य हैं और 12 में सरकार ने इसकी रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की इसका उल्लेख है। महिलाओं संबंधी वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना और उनमें संशोधन करना। महिलाओं संबंधी वर्तमान में कौन कौन से कानून हैं उनकी समीक्षा करना और उनमें संशोधन करना। महिलाओं की स्थिति में सुधार कैसे लाया जा सकता है, ठीक है, उससे रिपोर्टेड ये शोध और अनुसंधान करती है। ये महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि मान लीजिए कोई महिला इनके पास आके खुद कंप्लेन नहीं करती है और यदि महिलाओं पर का अत्याचार हुआ, ये मामला मीडिया में आ जाए, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी माध्यम से आ जाए, तो आपको पता है ये खुद आगे होकर कार्रवाई कर सकती है। कौन, राज्य महिला आयोग। ठीक है, सीधा जनता से संवाद करती है, व्यक्तिगत सुनवाई कर सकती है, ये राज्य महिला आयोग के कार्य। तो छोटा सा है राज्य महिला आयोग, लेकिन महिला आयोग तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि बताओ राज्य महिला आयोग की पहले अध्यक्ष कौन रही, कांता कथूरिया, और राज्य महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती। ये आपसे पूछ सकता है कि बताओ पहली कौन है, कांता कथूरिया, ये तो सबको पता है। ठीक है, वर्तमान में कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती। फरवरी 2022 से, ये याद रखना। ठीक है, ये भी वर्तमान में है। तो वर्तमान में कौन है, ये आपको इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं कि राज्य महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रेहाना रियाज चिश्ती, फरवरी 2022 से। ठीक है, अब तक 8 महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कौन रहा या नहीं रहा, पहली कांता कथूरिया, दूसरी पवन सुराणा, ठीक है, तारा भंडारी, मीरा मेरसी, सरिता सिंह, लाडकुमारी जैन, सुमन शर्मा और रेहाना रियाज चिश्ती। इसमें से 2 कार्यवाहक है, ये भी कार्यवाहक और ये भी कार्यवाहक है। तो वर्तमान में कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती, और आपको पूछेंगे पहले कौन है, कांता कथूरिया। ये आपको याद करना है। तो ये था आपका महिला आयोग। ठीक है, महिला आयोग तो पूरा हो गया, लेकिन अब कुछ अन्य जानकारी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ और भी मैं एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा हूं। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ एक्ट है, ठीक है, जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ऐसा मान लो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपने कभी सुना होगा राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011, राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011। ठीक है, यानी आपको जो सरकार कुछ सेवाएं अवेलेबल कराती है, उनकी गारंटी देती है कि इतने दिनों में आपको सेवा मिल जाएगी। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, ये पूछा जाता है। इसका एक क्वेश्चन तो यही आता है कि बताओ ये अधिनियम कब से लागू हुआ, 14 नवंबर 2011 से संपूर्ण राज्य में लागू हुआ। ये डेट याद रखें कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट कब से लागू हुआ, 14 नवंबर 2011 से पूरे राज्यों में लागू हुआ। और उसमें मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू की जयंती। ठीक है, तो 14 नवंबर के दिन शुरू हुआ था। 14 नवंबर 2000 कब शुरू हुआ, ये डेट पूछते हैं। तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट कब शुरू हुआ, 14 नवंबर 2011 को हुआ था। उसमें मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक गहलोत। ये क्या है, इस एक्ट में क्या लिखा है, राजस्थान की जनता को एक निर्धारित समय सीमा में सेवा उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान की जाती है। राजस्थान सरकार ये कहती है कि आपको फिक्स, आपको 30 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हर सेवा की अलग अलग क्राइटेरिया है,
उसमें एक निश्चित टाइम पीरियड में आपको सेवा मिलेगी, ये हम गारंटी देते हैं इस एक्ट के तहत। ठीक है, इसे आमजन की सक्रिय भागीदारी के साथ अधिकारी कर्मचारी समयबद्ध सेवा प्रदान के लिए बाध्य है। यानी जो भी कोई लोक सेवक है वो आप बाध्य हैं, ठीक है, कि वो आपको फिक्स टाइम पीरियड में सेवा अवेलेबल कराएगा। नहीं अवेलेबल कराता तो उस पर आपको सजा का प्रावधान है, उसको दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी दे जाती है इस एक्ट के तहत। 14 नवंबर 2011 डेट याद रखें। ठीक है, इस एक्ट के तहत जब ये एक्ट शुरू हुआ था 2011 में, तो प्रारंभ में 15 विभागों की 108 सेवाएं जनता को उपलब्ध कराई जा रही थी। प्रारंभ में जब ये एक्ट शुरू हुआ था 2011 में, तब इसमें 15 डिपार्टमेंट की 108 सेवाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही थी। बाद में 15 विभागों की जगह कितने कर दिए, 18 विभागों की, ठीक है, 153 सेवाओं को उपलब्ध कराया गया। 15 से बढ़ा के 18 कर दिया और 108 सेवाओं से बढ़ा के 153 कर दी। और वर्तमान में हाल ही में 25 विभागों की 221 सेवाएं जनता को उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले 15 विभागों की 108 सेवाएं जब शुरू हुआ था, बाद में बढ़ाकर 18 विभागों के 153, और लेटेस्ट याद रखना वर्तमान में 25 विभागों की 221 सेवाएं इस लोक सेवा गारंटी एक्ट के तहत उपलब्ध कराई जा रही है। कितने, 25 विभागों की 221 सेवाएं आपको उपलब्ध कराई जाती है। और कितने टोटल, लक्ष्य क्या है, आगे 27 विभागों की 200 सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी इस एक्ट के तहत। लेकिन अभी कितनी, 25 विभागों की 221 उपलब्ध कराई जा रही है। आगे इसको बढ़ा के हम करेंगे 27 विभागों की 287 सेवाएं आपको उपलब्ध कराएंगे इस एक्ट के तहत, ये सरकार कह रही। तो समझ आ गया, पूछेंगे कब लागू हुआ, 14 नवंबर 2011 को, एक क्वेश्चन तो ये पूछेंगे। दूसरा, जब ये शुरू हुआ तब कितने विभागों की, 15 विभागों के 108 सेवाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही थी। वर्तमान में पूछे तो 25 विभागों की 221 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही, और कितना लक्ष्य है, तो आगे 27 विभागों की 2 सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना। तो याद रखना, इसे राजस्थान गारंटी, तो ध्यान रखना, राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट, राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट, राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट, यानी हम लोक सेवाओं की गारंटी एक्ट 2011 के कुछ प्रमुख प्रावधान है। 25 विभागों के 221 सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन सी सेवाएं, उससे रिलेटेड आपको नोटिस बोर्ड पे सूचनाएं आपको प्रदर्शित की जाएगी। दूसरा, व्यक्ति सेवा प्राप्त करने के लिए संबंधित कर्मचारियों को आवेदन करेगा। यदि आपको सेवा प्राप्त करनी है, यदि वो सेवा लेनी है, तो आप आवेदन करोगे, और आवेदन करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। क्या मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगी, और उस रिसिप्ट पे लिखा होगा कि आपको इतने दिन के अंदर ये सेवा मिल जाएगी। यदि निर्धारित, यदि आप उस रिसिप्ट में जो लिखा है उस डेट तक आपको सेवा नहीं मिलती है, या सेवा उपलब्ध कराने से वो इनकार कर देता अधिकारी, ठीक है, या आपके सेवा पत्र को, आवेदन पत्र को नामंजूर कर देता है, या विलंब होने का आपको कारण नहीं बताता। मान लीजिए आपने सेवा के लिए आवेदन किया, उसने समय पर आपको सेवा उपलब्ध नहीं कराई, या आपका एप्लीकेशन, आवेदन पत्र नामंजूर कर दिया, ठीक है, या विलंब से सेवा उपलब्ध कराई, ठीक है, या हो सकता है कि उसने आपने सेवा के लिए कहा कि मुझे सेवा उपलब्ध है, और उसने टाइम पीरियड में सेवा उपलब्ध नहीं कराई, तो वो दोषी है। वो क्या बताओ, दोषी है। वो आपको, यदि आपने एप्लीकेशन दिया, आप एप्लीकेशन दिए कि मुझे ये सेवा चाहिए, तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। रिसिप्ट में लिखा होगा इतनी तारीख तक आपको सेवा मिल जाएगी। यदि वो इतनी तारीख तक सेवा उपलब्ध नहीं कराता है, लेट उपलब्ध कराता है, या सेवा उपलब्ध कराने से इनकार कर देता है, तो वो दोषी है। वो क्या बताओ, दोषी है। यदि आपको समय पर सेवा नहीं मिलती, या आपका आवेदन नामंजूर हो जाता है, तो इसके 30 दिन के भीतर आप प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपने सेवा के लिए एप्लीकेशन दी, और आपको फिक्स एक रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट में लिखा होगा कि इतनी तारीख तक सेवा मिलेगी, वो इतनी तारीख तक सेवा उपलब्ध नहीं करा पाता है, या आपके आवेदन पत्र को नामंजूर कर देता है, तो आप उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं प्रथम अपील अधिकारी को 30 दिन के भीतर। कितने बताओ, 30 दिन के अंदर। प्रथम अपील अधिकारी 21 दिन के भीतर शिकायत है, आपने प्रथम अपील अधिकारी को शिकायत की, प्रथम अपील अधिकारी 21 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान करेगा। और यदि वो 21 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान नहीं करता है, तो आप प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध भी शिकायत कर सकते हैं दूसरे अपील अधिकारी को। यदि आपके प्रथम अपील अधिकारी ने 21 दिन के अंदर आपकी समस्या का सॉल्यूशन नहीं किया, तो आप दूसरे अपील अधिकारी को 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, दूसरे अपील अधिकारी को 60 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हैं। दूसरा अपील अधिकारी को जैसे आप अपील करोगे, तो वो उस मामले की जांच करेगा, और यदि कोई व्यक्ति दोषी है, तो उसको, दोषी कर्मचारी को 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का दंड दे सकता है। 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का दंड दे सकता है। ये दंड पूछ सकते हैं, कितना है, 500 रुपए से 5000 रुपए तक दंड दे सकता है। यदि सेवा प्रदान करने में कोई कर्मचारी अधिकारी ने विलंब किया, आपको जितने समय में सेवा उपलब्ध करानी थी, हम लोक सेवाओं की गारंटी दे रहे हैं, कितने समय में आपको सेवा मिल जाएगी, यदि
उसमें आपको कोई सेवा उपलब्ध नहीं कराता है, उसमें विलंब हो जाता है, तो प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से और अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और वो जुर्माना उस कर्मचारी के पेमेंट से वसूला जाएगा, उसकी सैलरी से वसूला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए आपको कोई सेवा चाहिए थी, आप सेवा के लिए आवेदन किया, उसने मान लीजिए सेवा आपको उपलब्ध नहीं कराई, उपलब्ध कराने से मना कर दिया या विलंब से उपलब्ध कराई, तो आप प्रथम अपील अधिकारी को 30 दिन के अंदर शिकायत कर सकते हैं। प्रथम अपील अधिकारी 21 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान वो नहीं कर पाता है, तो आप 60 दिन के अंदर दूसरे अपील अधिकारी को शिकायत करेंगे। दूसरा अपील अधिकारी जांच करेगा कि वास्तव में आपको सेवा इतने दिन में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, तो जो दोषी कर्मचारी है उसके विरुद्ध आपको 500 से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और प्रतिदिन के हिसाब से पूछे तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरे अपील अधिकारी के पास सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। दूसरा अपील अधिकारी होता है ना, ठीक है, तो उसके पास सिविल न्यायालय की क्या होती है, शक्तियां होती है। सेवा प्रदान करने की समय, ध्यान रखना, सेवा प्रदान करने की समय गणना आवेदन की तिथि से की जाएगी। ध्यान रखना, कितने दिन में आपको सेवा मिलेगी, तो उसके जो काउंटिंग है ना, जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी है ना, उस दिन से वो आपको काउंटिंग होगी। इसमें अवकाश के दिनों की गणना नहीं होगी। इसमें जिस दिन सरकारी छुट्टियां आ जाती है, मान लीजिए आपको कोई सेवा 30 दिन के अंदर मिली है, ठीक है, तो जिस दिन आपने आवेदन किया वहां से 30 दिन काउंट होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अवकाश वाले दिन, मान लीजिए संडे आ गया, गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया, वो उसमें काउंट 30 दिन में नहीं होगी, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी एक्ट लागू किया, ठीक है। तो लोक सेवा गारंटी एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश 18 अगस्त 2010 को लागू किया। राजस्थान में तो 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था। तो समझ में आ गया, लोक सेवा गारंटी एक्ट, 4-5 चीजें याद रखनी। पहला 14 नवंबर 2011 को शुरू हुआ, ऐसा लोक सेवा गारंटी एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य एमपी है, जिसने 2010 में लागू कर दिया, ठीक है। इसके तहत अभी कितनी, तो 25 विभागों की 221 सेवाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही है। अभी पहले 15 विभागों के 108 प्रारंभ में उपलब्ध कराई जा रही थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। यदि आपको सेवा चाहिए तो फिक्स टाइम में आपको सेवा सरकार देगी, ठीक है। तो आपको आवेदन करना है, आवेदन के बाद आपको रिसिप्ट मिलेगी, रिसिप्ट पे लिखा होगा इतनी तारीख तक आपको सेवा मिल जाएगी। यदि नहीं मिलती है, विलंब से मिलती है या आपका आवेदन नामंजूर हो जाता है, तो आप प्रथम अपील अधिकारी के पास 30 दिन में शिकायत कर सकते हैं। प्रथम अपील अधिकारी 21 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान करेगा। यदि वो नहीं करता तो आप दूसरे अपील अधिकारी के, इस प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध दूसरे अपील अधिकारी को 60 दिन में शिकायत कर सकते हैं। दूसरा अपील अधिकारी वो समस्या का जांच करेगा, चेक करेगा, और उसको लगेगा कि वास्तव में आपको सेवा मिलनी चाहिए थी फिक्स टाइम पीरियड में, उससे दोषी, कोई कर्मचारी दोषी है जिसकी वजह से आपको नहीं मिली, तो दोषी के विरुद्ध 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। ये जुर्माना याद रखें। और इसमें समय की गणना कब से होगी, जिस दिन आपने आवेदन दिया उसी दिन से समय की गणना होगी, लेकिन अवकाश वाले दिनों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये पूरा एक्ट है राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट। दूसरा, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम, ठीक है। आपकी कोई समस्या है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है, तो सरकार कह रही है कि हम आपकी जनता की समस्याओं का सुनवार करने के लिए एक हम कानून लेके आए, राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012। ये डेट याद रखें कब से लागू हुआ, ठीक है, तो 1 अगस्त 2012 से लागू हुआ, ये भी पूछा जाता है। और राजस्थान इस अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य है। सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा, राजस्थान। लोक सेवा गारंटी लागू करने वाला तो एमपी था, ठीक है, लेकिन जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और ये कब से लागू हुआ, 1 अगस्त 2012 से लागू हुआ, 1 अगस्त 2012 से लागू हुआ, ये आपको ध्यान रखना। तो ऐसा करने वाला राजस्थान क्या है, पहला राज्य, ठीक है। कौन सा, जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान क्या है, पहला राज्य है, राजस्थान पहला राज्य, और ये 1 अगस्त 2012 से लागू हुआ। जनता की कोई शिकायतें हैं या समस्याएं हैं, ठीक है, उनका समयबद्ध यानी टाइम बाउंड पे उनका समाधान करना, त्वरित निपटान करने के लिए आपके निकटतम स्थान पर जन सुने। आपकी कोई समस्या है और उसको कोई सुन नहीं रहा है, तो आपके निकटतम ही कुछ अधिकारी को सरकार ने फिक्स कर दिया कि आप जनता की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, ठीक है। कौन कौन से अधिकारी को नियुक्त कर दिया, तो ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी होता है, वीडीओ होता है और पटवारी होता है। प्रशासनिक मामलों में वीडीओ और राजस्व मामलों में पटवारी सुनेगा। तहसील स्तर पर तहसीलदार सुनेगा। पंचायत समिति स्तर पर बीडीओ सुनेगा। उपखंड स्तर पर एसडीओ सुनेगा। यानी मान लीजिए कोई समस्या है तो इनको कौन कौन सुनेगा, गांव ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत स्तर पे वीडीओ सुनेगा और पटवारी सुनेगा। तहसील स्तर पर तहसीलदार, ठीक है, ये जनता की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। जिला स्तर पर एडीएम और सेबी विभाग के जिला अधिकारी। जिला परिषद स्तर पर सीईओ। नगर पालिका पे अधिशासी अधिकारी। नगर परिषद पे आयुक्त। नगर निगम स्तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये आपकी समस्याओं की सुनवाई करेंगे। और संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त होंगे, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 के तहत 18 विभागों के 153 सेवाओं को यदि आपको प्रदान करना है,
राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट में क्या करें, हम आपको सेवाएं देंगे, लेकिन उन सेवाओं को देने में कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही है, ठीक है, उन सेवाओं को जनता तक पहुंचाने में कौन कौन सी कठिनाई आ रही है, तो उन समस्याओं को आप सुनवाई करेंगे, उसको बोलते हैं जन सुनवाई अधिकार अधिनियम। तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन में कौन कौन सी कठिनाई आती है, उनका सुनवाई करके आप निराकरण करोगे, समाधान करोगे। समय लगने वाली प्रक्रिया को सुगम करने के लिए निर्धारित सुगम केंद्र से मदद, मान लीजिए आपको किसी सेवा को उपलब्ध कराने में समय लग रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको निश्चित प्रोसेस और उसको टाइम पीरियड में आपको अवेलेबल कराना। उसके बाद, ठीक है, प्रथम स्तर सुगम केंद्र पर शिकायत सादे कागज, आपकी यदि कोई समस्या है तो सादे कागज पर लिख के दे सकते हो। लोक सुनवाई अधिकारी 15 दिन में सुनवाई का निपटारा करेगा, ठीक है, आपकी कोई समस्या है तो आप सादे कागज पर लिख के दे सकते हो। लोक सुनवाई अधिकारी है वो 15 दिन में आपकी समस्या का समाधान करेगा। यदि मामला खारिज कर देता है तो यदि आपके 15 दिन में आपने एप्लीकेशन दी, 15 दिन में समस्या का सुनवाई करना है, समाधान करना है, और वो आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर देता है तो उसको कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पहले स्तर की बात होगी। दूसरे स्तर पे यदि लोक सुनवाई अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध आप संतुष्ट नहीं है, लोक सुनवाई अधिकारी के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है, तो 30 दिन के भीतर प्रथम अपील की जा सकती है, और यहाँ पर मामले का 21 दिन के भीतर प्रथम अपील कर सकते हैं आप। यदि आप लोक सुनवाई अधिकारी की शिकायत, उसने जो भी समस्या का समाधान किया है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं, ठीक है, प्रथम अपील अधिकारी को, ठीक है, और 30 दिन के अंदर कर सकते हैं, और वो प्रथम अपील अधिकारी 21 दिन में आपकी समस्या का समाधान करेगा। फिर भी तीसरा स्तर क्या है, यदि प्रथम अपील अधिकारी आपकी समस्या का समाधान 21 दिन में नहीं करता है तो उसके निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के अंदर आप द्वितीय अपील से अधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं, और वो भी 21 दिन में आपकी समस्या का समाधान करेगा। कहने का मतलब है आप सादे कागज पे ले जाके लोक सुनवाई अधिकारी को शिकायत देंगे, सादे कागज पे लेके लोक सुनवाई अधिकारी को शिकायत देंगे, वो 15 दिन में आपकी समस्या का समाधान करेगा। यदि नहीं करता है, ठीक है, तो आप इसकी अपील द्वितीय लोक प्रथम, इसके लिए आप प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील करोगे तो 30 दिन के अंदर अंदर कर सकते हो, और प्रथम अपील में 21 दिन के अंदर आपका मामले का सोल्यूशन हो जाएगा। यदि आप प्रथम अपील से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो उसके निर्णय के विरुद्ध भी आप द्वितीय अपील कर सकते हैं। द्वितीय अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर, प्रथम अपील भी इसके विरुद्ध 30 दिन के अंदर कर सकते हैं, तो इसके विरुद्ध भी 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। ये 21 दिन में सॉल्यूशन करेगा तो ये भी 21 दिन में आपकी समस्या का सॉल्यूशन करेगा। प्रथम अपील और द्वितीय अपील अधिकारी को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारी होते हैं, प्रथम और द्वितीय उसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है, ठीक है। आवेदन अपील की प्रक्रिया निःशुल्क है, यानी आवेदन के लिए आपको किसी प्रकार का फीस या शुल्क नहीं देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि लोक सुनवाई अधिकारी बिना किसी पर्याप्त कारण के समय सीमा के अंदर आपको सुनवाई करने का अवसर नहीं देता है, ठीक है, नाम है जन सुनवाई का अधिकार, आपको सुनवाई का अधिकार नहीं मिलता है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में उस पर कम से कम 500 और अधिकतम 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, और ये जुर्माना उसके वेतन से वसूला जाएगा, ये उसके वेतन से वसूला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दंड का, द्वितीय अपील अधिकारी के किसी आदेश द्वारा प्रभावित लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश की तिथि से 60 दिन की समयावधि में राज्य सरकार द्वारा प्रतिको पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। यदि मान लीजिए कि किसी प्रथम या द्वितीय अपील अधिकारी के, ठीक है, आदेश पर, ठीक है, मान लीजिए आपको सजा दे दी गई, यानी 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया, 5000 रुपये का जुर्माना, तो 60 दिन के अंदर अंदर आप राज्य सरकार के पास अपील कर सकते हैं। राज्य सरकार के पास क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। आपको ये याद नहीं रखना, आपको तो ये याद रखना है कि बताओ कब लागू हुआ, एक चीज तो ये ध्यान रखना, कब लागू हुआ, तो ये 1 अगस्त 2012 को लागू हुआ था जन सुनवाई अधिकार अधिनियम, और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है, बस। और इसकी प्रोसेस आपको थोड़ी ध्यान रखें कि यदि आप लोक सुनवाई अधिकारी के पास गए, 15 दिन में आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो आप 30 दिन के अंदर प्रथम अपील कर सकते हैं प्रथम अपील अधिकारी के पास। प्रथम अपील अधिकारी 21 दिन में सुनवाई करेगा, समस्या का समाधान करेगा। वो नहीं करता, उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप 30 दिन के अंदर द्वितीय अपील अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं, उससे भी आप संतुष्ट नहीं है, यदि 21 दिन के अंदर वो आपकी समस्या का समाधान करेगा। और प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारी को सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है, और 500 से लेकर 5000 रुपये का दोषी व्यक्ति के विरुद्ध जिसने आपको जन सुनवाई का मौका नहीं दिया, ठीक है, उसके विरुद्ध जुर्माना लग सकता है। तो देखो, एक तो लोक सेवाओं की गारंटी एक्ट, ठीक है, 14 नवंबर 2011, और एक जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 1 अगस्त 2012, और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। तो ये 2 एक्ट थे, महत्वपूर्ण थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन ने पढ़ा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।